Hey guys, welcome back to CMA Junction. In this video, we are going to continue study note 7 related to direct taxation, that is profit and gains of business or profession. So today we are going to start with investment in new plant and machinery in notified backward area, that is section number 32 AD. So सेक्शन नंबर 32 AD क्या बोल रहा है, आप न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये इन्वेस्टमेंट आप नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया पे कर रहे हैं. ठीक है, एप्लीकेबल किसको होगा, तो एप्लीकेबल होगा कोई भी एसएससी हो उसके लिए ये एप्लीकेबल है. नेक्स्ट हमको बोला गया है कंडीशंस टू बी सैटिस्फाइड. कौन सी कंडीशंस है जो कि आपको सेटिस्फाई करनी होगी, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऐसी ये कंडीशंस जो कि हमारी स्पेशल रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन की कंडीशंस है, सेम वही कंडीशंस आपको यहाँ पे भी सेटिस्फाई करनी होगी. तो अगर हम देखें स्पेशल रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे हमको कंडीशन दी हुई है, फर्स्ट एसएससी को सेटअप करना है अपना अंडरटेकिंग या फिर एंटरप्राइज मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन करने के लिए आर्टिकल और थिंग की. ठीक है, तो सेटअप करना पड़ेगा सबसे पहले अंडरटेकिंग. वो अंडरटेकिंग सेटअप होनी चाहिए नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल. ध्यान रखिएगा ये जो डेट दी हुई है कि अंडरटेकिंग इस दिन के बाद सेटअप करनी है, ये अप्लाई नहीं होता है 32 AD के लिए. ठीक है, हमने बोला 32 AD में इसकी कंडीशंस अप्लाई होंगी, लेकिन इसको छोड़ के बाकी सारी कंडीशंस अप्लाई होती है, तो ये आपका अप्लाई नहीं होगा. नेक्स्ट, assessee acquires and install any new plant and machinery. वो new plant and machinery acquire करना चाहिए और install करना चाहिए. For such undertaking during the period 1/4/2015 से लेके 1/4/2020 के बीच में आपको ये करना है और ये सेट बैकवर्ड एरिया में ही होना चाहिए. ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस है जो कि आपको सेटिस्फाई करनी है. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको बोला गया है कि न्यू प्लांट एंड मशीनरी, न्यू प्लांट एंड मशीनरी में क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी, तो यहाँ पे शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स आपके इंक्लूड नहीं होंगे. प्लांट एंड मशीनरी जो कि यूज़ किया हुआ है किसी और पर्सन ने, दैट इज सेकेंड हैंड, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा. प्लांट एंड मशीनरी जो कि इंस्टॉल कर रहे हैं आप अपने ऑफिस प्रेमिसेस में, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में या गेस्ट हाउस में, वो आप इंक्लूड नहीं करेंगे. प्लांट एंड मशीनरी जिसपे 100% डिडक्शन मिल चुका है आपको किसी भी प्रीवियस ईयर में, वो आप इंक्लूड नहीं करेंगे. और ऑफिस अप्लायंसेज या फिर रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है किसके लिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं न्यू प्लांट और मशीनरी में नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में. ठीक, नेक्स्ट देखिए, अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल कर लेते हैं तो बेनिफिट क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा डिडक्शन. डिडक्शन कितना मिलेगा, तो 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच न्यू एसेट जो कि आपने इंस्टॉल किया है प्रीवियस ईयर में, तो 15% आपको डिडक्शन मिल जाएगा एक्चुअल कॉस्ट से. ठीक है, इसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स दिए हुए हैं इससे रिलेटेड, वो भी हम देख लेते हैं. फर्स्ट हमारे पास है लॉक इन पीरियड, तो कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको न्यू प्लांट एंड मशीनरी को रखना होगा ताकि आप ये जो डिडक्शन है उसको ले सके. अगर आप ये 5 साल से पहले उनको बेच देते हैं या फिर ट्रांसफर कर देते हैं, इन दैट केस जो आपको डिडक्शन मिला था वो आपको वापस पे बैक करना होगा. ठीक है, सो क्या बोल रहा है देखिए, लॉक इन पीरियड हमारा 5 ईयर्स का रहेगा. अगर आप अपना जो प्लांट एंड मशीनरी आपने खरीदा है इस सेक्शन के अंदर, वो आप बेच रहे हैं या फिर ट्रांसफर कर रहे हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स के अंदर, इन दैट केस ये 5 ईयर्स कब से देखा जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इंस्टॉलेशन, जब आपने इंस्टॉल किया था तब से. तब आपको अमाउंट ऑफ डिडक्शन जितना भी मिला था वो आपकी इनकम मान ली जाएगी और वो चार्ज हो जाएगी अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में जिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में आपने एसेट को बेच दिया या फिर ट्रांसफर कर दिया. ठीक है, एक और चीज ध्यान रखिएगा, एज हम एसेट को ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसकी WDV 1 लाख रुपए थी लेकिन आपने बेच दिया 3 लाख में, तो यहाँ पे आपको 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है. ये जो 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रॉफिट का भी आपको टैक्सेबिलिटी आएगा और साथ साथ डिडक्शन का, आज आपने उस टाइम पीरियड से पहले बेच दिया तो उसका भी आपका टैक्सेबिलिटी आएगा. तो दोनों चीजें यहाँ पे कवर की गई हैं. दूसरा पॉइंट देखिए इससे रिलेटेड, अमलगमेशन और डीमर्जर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अगर अमलगमेशन हो रहा है और डीमर्जर हो रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, तो ऑफकोर्स ही बात है जो प्लांट एंड मशीनरी है वो ट्रांसफर होगी, है ना.
सो फॉर एग्जाम्पल अमलगमेटेड कंपनी में अमलगमेटिंग कंपनी से ट्रांसफर होगी, डीमर्ज कंपनी से रिजल्टिंग कंपनी में ट्रांसफर होगी। तो क्या इससे हमारे ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रहे हैं, ऐसा माना जाएगा क्या लॉक इन पीरियड कंप्लीट होने से पहले? फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। ABC लिमिटेड है और DE लिमिटेड है, जो कि हमारी अमलगमेटिंग कंपनी है, और ये अमलगमेट होकर ABCDE लिमिटेड बने हैं। ठीक है, सो समझ लीजिए ये जो ABC लिमिटेड है, इनके पास एक एसेट था जो कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर कवर होता था, और उन्होंने अभी तक उसको 2 साल के लिए होल्ड करके रखा था और अमलगमेशन हो गया। तो क्या यहाँ पे भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं? तो यहाँ बोला गया कि हाँ आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे और 3 साल रखा तो इन दैट केस यहाँ पे आप डिडक्शन को कंटिन्यू रख सकते हैं। डिडक्शन आपको मिला था वो मिला ही रहेगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज आपको यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दैट इज स्पेशल डिडक्शन फॉर असेसी engaged in टी, कॉफी और रबर ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आपका बिजनेस क्या है? टी, कॉफी और रबर ग्रो करना या फिर उनको मैन्युफैक्चर करना। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला गया, ये एप्लीकेबल किसके लिए होगा? सारे असेसीज के लिए जो कि बिजनेस कर रहे हैं ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉलोइंग इन इंडिया। ये सारी चीजें वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या ग्रो कर रहे हैं। टी, कॉफी और रबर आप अगर मैन्युफैक्चर या ग्रो कर रहे हैं तो आप इस सेक्शन के अंदर कवर होते हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ ग्रोइंग है तो नहीं आएगा, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ग्रोइंग है तो वो एग्रीकल्चर का पार्ट है। अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों कर रहे हैं तभी ये हमारे बिजनेस का पार्ट माना जाएगा, टी, कॉफी और रबर के लिए। कुछ कंडीशंस है जो कि आपको सेटिस्फाई करनी होगी इस स्पेशल डिडक्शन के लिए। सबसे पहले तो कंडीशन है हमारी डिपॉजिट ऑफ अमाउंट। सबसे फर्स्ट कंडीशन है डिपॉजिट ऑफ अमाउंट। सो जो असेसी रहेगा जिसका ये बिजनेस है उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा अमाउंट, किस पे? स्पेशल अकाउंट में, मतलब उसको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, या तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में वो अपना अकाउंट बनाए, और उसका पर्पस क्या रहेगा अकाउंट का, जो कि स्पेसिफाई करेंगे टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड या रबर बोर्ड, जो भी केस में आप आते हैं वो स्पेसिफाई करेंगे कि उसका पर्पस क्या रहेगा, और उस स्पेसिफिक अकाउंट में आपको उसको डालना होगा। या तो आप नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में वो अकाउंट बना के उसमें डालें, या तो आप स्पेशल अकाउंट बनाएं इन अकॉर्डेंस विथ एंड फॉर द पर्पस जो कि स्पेसिफाई किया जाएगा स्कीम में। कौन अप्रूव करेगा वो स्कीम? टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड या रबर बोर्ड विथ प्रियर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, उसके हिसाब से आपको बनाना होगा, और पर्पस भी बताया जाएगा, अकाउंट कहाँ बनाना है वो भी यहाँ पे आपको बताया जाएगा। या तो आपके पास ऑप्शन ये है या तो ये है, सो यहाँ पे हम और लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइम ऑफ डिपॉजिट। कब आपको डिपॉजिट करना है? तो विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर आप डिपॉजिट कर दीजिए, या फिर बिफोर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। दोनों में से जो अर्लियर होगा आप उस डेट में अपना डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमको दिया हुआ है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। सो इनके अकाउंट्स को आपको ऑडिट कराना पड़ता है बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, और इसकी रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करनी पड़ती है फॉर्म 3AC में, जो कि आप फाइल करेंगे विथ रिटर्न ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। जो रिटर्न ऑफ इनकम होगा उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर का, उसके साथ आप इसको फाइल करेंगे। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस है रिलेटेड टू स्पेशल डिडक्शन अगर आपको चाहिए इन टी, कॉफी और रबर ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ हमको नोट दिया हुआ है कि अगर असेसी को ऑडिट किसी और लॉ के अंदर कराना पड़ रहा है तो वो ऑडिट सफिशिएंट होगा इस सेक्शन के लिए, और आप उस ऑडिट को फर्निश कर दीजिए फॉर्म 3AC में और रिटर्न के साथ फाइल कर दीजिए, तो ये सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वांटम ऑफ डिडक्शन की डिडक्शन मिलेगा कितना। तो यहाँ पे बोला गया अमाउंट आप जितना डिपॉजिट करते हैं उस स्पेशल अकाउंट्स में, या फिर 40% ऑफ द प्रॉफिट जो आप बिजनेस से अर्न करते हैं पीजीबीपी के अंदर, बिफोर अलाउइंग एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 33AB जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कोई डिडक्शन लिए बिना और कोई भी फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस को एडजस्ट किए बिना आपका जो पीजीबीपी में इनकम आएगा उसका 40%, दोनों में से जो लोअर होगा उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास इससे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। अब ये अदर पॉइंट्स क्या बोलते हैं ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास एक्सेस डिपॉजिट, मतलब जितना आपको बताया गया था
दैट इज जितना आपका टी बोर्ड है या फिर कॉफी बोर्ड है या रबर बोर्ड है उतने स्पेसिफाई किया था, अगर आपने उससे एक्सेस अमाउंट एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में डाल दिया है तो उसको नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के लिए एडवांस नहीं माना जाएगा। आपने जिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में जितना अमाउंट डाला है वो उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का ही कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है रेस्ट्रिक्शन ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट फॉर सर्टेन पर्पस। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका अमाउंट आप इसके अंदर डालते हैं उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसका पर्पस यहाँ पे बताया गया है सिर्फ उसी के लिए आपको यूटिलाइज करना है, उसके अलावा कोई और पर्पस में अगर आप यूटिलाइज करते हैं तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको जस्ट उल्टी चीजें बताई गई हैं कि अगर आपने इन सारे पर्पस में यूटिलाइज किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब इनको छोड़ के अगर आप कोई और पर्पस के लिए कर रहे हैं तो आपको डिडक्शन दिया जाएगा। सो नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इफ यूज्ड फॉर, अगर आप यूज करते हैं परचेस करने के लिए ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जो कि आपने इंस्टॉल्ड की है अपने ऑफिस प्रेमिसेस में, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में, अकोमोडेशन इन द नेचर ऑफ गेस्ट हाउस, इनको परचेस करने के लिए करते हैं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आप परचेस करते हैं एनी प्लांट ऑफ मशीनरी जो आपके इंस्टॉल करने वाले हैं ऐसे इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में जहां आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे आइटम जो कि स्केड्यूल 11 में आपको बताए गए हैं इस एक्ट के। सो हमको इन डिटेल स्केड्यूल 11 में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि स्केड्यूल 11 के में जो बताए गए हैं उन आइटम्स को अगर हम कंस्ट्रक्ट, मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके लिए कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेस कर रहे हैं और उसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट आपको बोला गया कि आप परचेस कर रहे हैं एनी ऑफिस अप्लायंसेस अदर देन कंप्यूटर, तो उस पर भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। इनके अलावा कोई और पर्पस है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सो थर्ड पॉइंट देखिए, इसके बाद बोला गया है विड्रॉल फ्रॉम अकाउंट। आप अपने अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं, ये पैसा आप कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस में भी निकाल सकते हैं, ऑन क्लोजर ऑफ बिजनेस भी निकाल सकते हैं। अगर आप कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस में निकालते हैं तो सिर्फ स्पेसिफाइड पर्पस के लिए निकाल रहे हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर स्पेसिफाइड पर्पस के लिए नहीं निकाल रहे हैं, है ना, मतलब इन सारे पर्पस के लिए जो हमने ऊपर देखा उनके लिए अगर आप निकाल रहे हैं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ऑन क्लोजर ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस क्लोज हो गया उसके बाद निकाल रहे हैं, तो बिजनेस क्लोज होने के भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट, अगर आपका क्लोजर ऑफ बिजनेस हो रहा है, नॉर्मल क्लोजर आप कर रहे हैं तो फुल्ली टैक्सेबल होगा ये। दूसरा, आपका फर्म डिसॉल्व हो गया है, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है तो ये भी आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट आता है डेथ ऑफ टैक्स पेयर हो गया है तो ये आपके लिए हमारा नॉट टैक्सेबल रहेगा, इस टैक्स पेयर की ही डेथ हो गई है। अगर HUF हमारा पार्टिसिपेट हो रहा है तो नॉट टैक्सेबल रहेगा ये, और कंपनी लिक्विडेट हो रही है इस केस में भी ये टैक्सेबल नहीं रहेगा, भले ही आप इनको किसी भी पर्पस के लिए यूटिलाइज करें। ठीक है, कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी पर्पस, तब भी आपका ये टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लोजर ऑफ बिजनेस और डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। तो यहाँ पे जो भी आप अमाउंट विड्रॉ करेंगे वो पूरा का पूरा PGBP के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आप क्लोजर और डिसॉल्यूशन में पैसे निकाल रहे हैं तो वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डबल डिडक्शन इज नॉट परमिसेबल। यहाँ पे आपको क्या बताया गया है? सो ये पॉइंट हमको बोलता है कि अगर हम अपने स्पेशल अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, ठीक, और उसको हमको जो स्पेसिफाइड पर्पस बताया गया है उसी पर्पस के लिए हम यूटिलाइज कर रहे हैं तो वहां पे आपको डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन के साथ साथ आपको इस एक्सपेंडिचर का आपको एज अलाउ नहीं किया जाएगा PGBP में। सो हमको यहाँ पे इसको एज अ डिडक्शन हमने ले लिया, है ना। डिडक्शन लेने के बाद आप इसको एज एक्सपेंडिचर नहीं ले सकते, नहीं तो नॉर्मल केस में क्या होता है, हमने एसेट खरीदा तो हम उसका डिप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर में डाल देते हैं, है ना, अमाउंट उसके एक्सपेंडिचर में डाल देते हैं। तो आप अब एक्सपेंडिचर में इसको नहीं डाल सकते अगर आपने उसका डिडक्शन ले लिया है तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट बोलता है कि अगर AOP, BOI और फर्म है, ठीक है, और इन्होंने डिडक्शन ले लिया है इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, तो पार्टनर या फिर मेंबर इसके अंदर डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते उसी पर्टिकुलर एसेट के लिए। ऑफ कोर्स सी बात है, अगर AOP, BOI फर्म ने उस पर क्लेम कर लिया तो फिर से वापस उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि किसी और प्रीवियस ईयर में आपने अगर डिडक्शन ले लिया है
तो फिर उसके बाद आप कोई और प्रीवियस ईयर में जाके डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो 3 पॉइंट थे। डिडक्शन ले लिया तो एक्सपेंडिचर के फॉर्म में नहीं आएगा। एओपी बीओआई फर्म ने डिडक्शन ले लिया तो पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर में डिडक्शन ले लिया किसी भी प्रीवियस ईयर में, तो दूसरे किसी प्रीवियस ईयर में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा डबल डिडक्शन जो कि आपको परमिट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल ऑफ न्यू एसेट। जो भी आपने एसेट खरीदा है इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, दैट इज सेक्शन 33AB के अंदर, तो उस पे आपका कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। इसका भी लॉक इन पीरियड है। हमने जो पिछला सेक्शन देखा था उसके अंदर भी हमको लॉक इन पीरियड दिखा था, इसमें भी आपका लॉक इन पीरियड है। वहां पे लॉक इन पीरियड 5 ईयर था, यहाँ पे लॉक इन पीरियड 8 ईयर रहेगा। और अगर आप 8 साल के अंदर इसको बेच देते हैं तो आपको जितना पार्ट आपने उस एसेट पे खर्च किया है वो पार्ट का डिडक्शन आपको नहीं अलाउ किया जाएगा। सॉरी, जितना अलाउ किया गया था वो अब आपको प्रॉफिट की तरह ट्रीट कर लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इससे रिलेटेड एक्सेप्शन है, मतलब 8 साल से पहले अगर आप बेच देते हैं तो आप इन सारे केसेस में अगर बेचते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी डिडक्शन को वापस प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सो एक्सेप्शन क्या है? सेल और अदरवाइज ट्रांसफर, आपने सेल कर दिया है या फिर ट्रांसफर कर दिया है गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को या गवर्नमेंट कंपनी को, तो यहाँ पे आपका डिडक्शन जो मिला था वो मिला ही रहेगा। नेक्स्ट, दूसरा केस है सेल या ट्रांसफर कर दिया आपने इन कनेक्शन विद द सक्सेशन ऑफ फर्म बाय अ कंपनी, मतलब जब फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो रही है तब आपने इसको सेल या ट्रांसफर किया है, प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। ये कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन, सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज फर्म के कंपनी के हो जाने चाहिए। सारे शेयर होल्डर्स कंपनी के पार्टनर्स, जो शेयर होल्डर्स होंगे कंपनी के वो फर्म के पार्टनर्स होने चाहिए, मतलब जो पहले पार्टनर्स थे वो अब शेयर होल्डर्स बन रहे हैं। ठीक है, स्कीम आपकी कंटिन्यू होनी चाहिए कंपनी पे भी जैसे वो फर्म पे हुआ करती थी। तो अगर ये 3 कंडीशंस होते हैं फुलफिल तो आप सेल कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं तब ये अलाउ कर दिया जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका डिडक्शन को प्रॉफिट माना नहीं जाएगा। सो आई होप ये अच्छे से क्लियर हुआ हो। लास्ट हमारे पास आता है कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो ये जो टैक्सेबल इनकम है जो कि टी, रबर और कॉफ़ी के लिए आती है, जो कि आप बिजनेस में डालते हैं, वो हमने एग्रीकल्चर इनकम में पढ़ा है, तो इसका रिविजन करने का काम आपका है। वहाँ जाके देखिए परसेंटेज फॉर्म में दिया है 40%, 25%, 40% ऐसा करके दिया हुआ है, तो वो चेक कीजिए, वो यहाँ पर टैक्सेबिलिटी आती है। ठीक है, सो इसी के साथ हमने कंप्लीट किया सेक्शन नंबर 33AB एंड रूल 5AC। अब चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज साइट रिस्टोरेशन फंड, दैट इज सेक्शन नंबर 33ABA एंड रूल 5AD। ध्यान दीजिए ये अप्लाई होगा सारे एसएससीज को जो एंगेज हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के प्रोस्पेक्टिंग में, या फिर एक्सट्रैक्शन या प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, या फिर दोनों वो कर रहे हैं इन इंडिया, तो आप इसके अंदर अब आएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंडीशंस टू बी सैटिस्फाइड। तो आपको कुछ कंडीशंस है जो कि सेटिस्फाई करनी होती है। पहला कंडीशन है एग्रीमेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो एसएससी है, ये बिजनेस जो कर रहा है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट करना होता है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन आपके पास वो एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है हमारे पास आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा अमाउंट, जैसा हम इससे पहले वाले सेक्शन में देख रहे थे। तो यहाँ पे डिपॉजिट करना होगा आपको अमाउंट एसबीआई के साथ, और एसबीआई के साथ आप अकाउंट बनाएंगे, उसमें आप डालेंगे और उस अकाउंट को हम स्पेशल अकाउंट बोलते हैं नॉर्मली। दूसरा आप कर सकते हैं इन एन अकाउंट ओपन बाय एसएससी। एसएससी अपना अकाउंट ओपन कर सकता है और वो अकाउंट माना जाएगा साइट रिस्टोरेशन अकाउंट। तो ये दोनों ऑप्शन है आपके पास, और ये होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद एंड फॉर द पर्पस, जो कि स्पेसिफाई किया जाएगा स्कीम में। और स्कीम कौन अप्रूव करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर वो स्कीम अप्रूव होगी। उसी स्कीम के अंदर आपको अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। ठीक है, तो डिपॉजिट ऑफ अमाउंट देख लिया हमने। अब देख लिए इसी में अब अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ही बात है इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा। तो जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको वो एज डीम टू बी डिपॉजिट मान लिया जाएगा, वो आपके डिपॉजिट का ही पार्ट माना जाएगा। देखिए टाइम ऑफ डिपॉजिट क्या है, तो कब आपको डिपॉजिट करनी है? बिफोर द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर आपको अमाउंट को डिपॉजिट कर देना है। नेक्स्ट, ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे भी ऑडिट कराना जरूरी है, और रिपोर्ट जो होगी आप इसमें फॉर्म 3AD में
विथ रिटर्न ऑफ इनकम आपको फाइल करनी है। इससे पहले वाले सेक्शन में फॉर्म 3AC था, अब आपका फॉर्म 3AD है। ध्यान दीजिए, अगर आपने किसी और लॉ के अंदर ऑडिट करा रखी है तो वो ऑडिट ही सफिशिएंट रहेगी, बस उस ऑडिट की रिपोर्ट को आपको फॉर्म 3AD में फिल करके रिटर्न के साथ फाइल करना है। ठीक है, यहाँ पे डिडक्शन कितना मिलेगा, तो यहाँ पे क्वांटम ऑफ डिडक्शन है, आप जितना अमाउंट डिपॉजिट करते हैं वो, या फिर 20% ऑफ प्रॉफिट जो कि आपने पीजीबीपी हेड के अंदर शो किया है, और इसमें आप डिडक्शन अलाउ करने से पहले और बॉट फॉरवर्ड लॉसेस को अलाउ करने से पहले जो 20% पीजीबीपी का आएगा वो आपको लेना है। ये दोनों में से जो आपका मिनिमम होगा उतना आपको अलाउ किया जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, क्वांटम ऑफ डिडक्शन में आपको इतना मिलेगा। ठीक है, सो उसमें हमने देखा था 40% था, यहाँ पे आपका ये 20% है। नेक्स्ट देखिए अदर पॉइंट्स। तो अदर पॉइंट्स जैसा हमने इससे पहले वाले सेक्शन में देखा, दैट इज सेक्शन नंबर 33AB, उसी की तरह सिमिलर यहाँ पे भी पॉइंट्स है। फर्स्ट है एक्सेस डिपॉजिट। तो जो भी एक्सेस डिपॉजिट आप करते हैं किसी भी प्रीवियस ईयर में, वो नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस नहीं माना जाएगा, नेक्स्ट ईयर की डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्शन ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट फॉर सर्टेन पर्पसेस। तो जैसा सेम वहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शंस थे वही रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे भी है। तो क्या रेस्ट्रिक्शंस है, कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा अगर आप परचेस करते हैं कोई प्लांट एंड मशीनरी, उसको इंस्टॉल करते हैं ऑफिस प्रेमिसेस, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन या अकोमोडेशन इन द नेचर ऑफ गेस्ट हाउस में। दूसरा, आप परचेस करते हैं प्लांट एंड मशीनरी, उसको इंस्टॉल करते हैं ऐसे इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में जो कि कंस्ट्रक्ट कर रहा है, मैन्युफैक्चर करता है या प्रोड्यूस करता है शेड्यूल 11 के स्पेसिफाइड आइटम्स। नेक्स्ट, आप परचेस कर रहे हैं कोई ऑफिस अप्लायंसेस अदर देन कंप्यूटर, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, तो यही सेम पॉइंट उस सेक्शन में भी अप्लाई होगा, दैट इज सेक्शन नंबर 33AB के लिए भी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट देखिए तो आता है विड्रॉल फ्रॉम अकाउंट। तो ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो सेम रहेगा जैसा हमने सेक्शन नंबर 33AB में देखा है। तो विड्रॉ कर रहे हैं तो विड्रॉ दो तरीके से हो सकता है, या तो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए या तो नॉट फॉर स्पेसिफाइड पर्पस के लिए। स्पेसिफाइड पर्पस के लिए करते हैं तो डिडक्शन मिलेगा, स्पेसिफाइड पर्पस के लिए नहीं करते हैं तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, और वो जो इनकम होगी उसको पीजीबीपी में आपको शो करना होगा। ठीक है, और अगर क्लोजर ऑफ बिजनेस है तो क्लोजर ऑफ बिजनेस में यहाँ पे चेंज है, वहां पे आपको क्लोजर में फुल्ली टैक्सेबल होता है ना, डिसॉल्यूशन में फुल्ली टैक्सेबल होता है और डेथ में फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है। यहाँ पे आपका टैक्सेबल होगा पीजीबीपी के अंदर, भले बिजनेस कंटिन्यू हो या ना हो, और कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा वो यहाँ पे आपको बताया गया है क्लोजर के टाइम पे। ठीक है, क्लोजर के टाइम पे अगर आप अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उसमें से अगर कोई भी अमाउंट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है प्रॉफिट के फॉर्म में या फिर प्रोडक्शन शेयर के फॉर्म में, तो वो आप यहाँ पे करेंगे, उसका डिडक्शन मिल जाएगा और बचा हुआ अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो जितना भी अमाउंट आप क्लोजर के समय निकालते हैं, मान सकते हैं हम कि वो पूरा टैक्सेबल है, बस जितना आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं उसको छोड़ के। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डबल डिडक्शन इज नॉट परमिसेबल। तो सेम पॉइंट आएगा जो हमने वहां देखा था, और साथ साथ रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल ऑफ सच एसेट भी सेम पॉइंट रहेगा जैसा हमने इससे पहले वाले सेक्शन में देखा था। तो हम बोल सकते हैं दोनों सेक्शन बहुत ज़्यादातर पूरा रिलेटेड ही है। सो डबल डिडक्शन में हमने क्या देखा था, डिडक्शन मिल गया तो एक्सपेंडिचर के फॉर्म में अलाउ नहीं किया जाएगा। एओपी बीओआई फर्म ने डिडक्शन क्लेम कर लिया तो पार्टनर मेंबर डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। प्रीवियस ईयर में डिडक्शन क्लेम कर लिया तो इस कोई और प्रीवियस ईयर में आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते उसी पर्पस पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सेक्शन नंबर 33A के लिए भी अप्लाई होगा। नेक्स्ट आता है रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल ऑफ एसेट। तो लॉक इन पीरियड 8 साल का रहेगा। 8 साल के बीच में अगर आप बेच देते हैं तो जितना आपका उस पर्टिकुलर एसेट से रिलेटेबल है उतना डिडक्शन आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कुछ एक्सेप्शंस भी है, एक्सेप्शन भी सेम ही अप्लाई हो जाएंगे। सेल कर रहे हैं या फिर अदरवाइज ट्रांसफर कर रहे हैं गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट कंपनी को, या फिर सेल या ट्रांसफर कर रहे हैं सक्सेशन ऑफ फर्म बाय अ कंपनी के अंदर, और कुछ कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो फर्म के थे वो कंपनी के बन जाने चाहिए, फर्म के पार्टनर शेयर होल्डर्स बनने चाहिए कंपनी के, और स्कीम आपकी अप्लाई जैसे कंपनी फर्म के ऊपर होती थी उसी तरह वो कंपनी के ऊपर अप्लाई होनी चाहिए। यही सेम कंडीशंस या फिर आप बोल सकते हैं एक्सेप्शंस अप्लाई होने चाहिए वहाँ पे भी।
सो हम बोल सकते हैं कि हमारा सेक्शन नंबर 33 ए बी और ए बी ए बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये साइट रिस्टोरेशन फंड है और वो फंड हमारा रिलेटेड टू टी, कॉफ़ी और रबर ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए है। बस यही डिफरेंस है, बाकी ज़्यादातर पॉइंट्स हमारे सिमिलर हैं। वहाँ पे डिडक्शन 40% मिलता है, यहाँ पे डिडक्शन 20% मिलता है। सो ऐसे कंपेयर करके अगर आप इन दोनों सेक्शंस को पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई हों। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई और वीडियो हेल्पफुल लगा सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट more updates. So that's it. See you all in the next video.